नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि उन्हें स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक थोड़ा डेडिकेटेड वीडियो बना दे, क्योंकि पढ़ने का लिए तो स्पोर्ट्स में बहुत सारा है। पर अभी रिसेंटली, क्योंकि अभी 15 अगस्त गया है और अभी जो रिसेंटली ऐसे इवेंट जो स्पोर्ट्स में मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बोल सकते हो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, वो मैंने मेरी सोच समझ के हिसाब से ऐड किए हैं और मुझे लगता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इनसे रिलेटेड चीज़ें अगर आई तो आप डायरेक्ट स्पोर्ट्स रिलेटेड जो आपके नंबर होंगे वो आप इजीली ग्रैब कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुए, है ना। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुए उसकी बात हो रही है, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, 2026 कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ, तो 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चला है ना। तो ये अगस्त में ही आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 39 टोटल पदक जीते हैं, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक है और 17 रजत है और 9 कांस्य पदक है। याद रखना, स्वर्ण पदक का तो स्पेशली याद रखना, 13 स्वर्ण पदक जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता, तो याद रखेंगे मीराबाई चानू ने। वेट लिफ्टिंग में जीता है मीराबाई चानू ने, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इन मीराबाई चानू ने, और मुझे लगता है ये तीसरी बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, क्योंकि कंटिन्यू में इनका नाम सुन रहा हूँ। आप देखिए, मीराबाई चानू ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। देखो, लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार गोल्ड इन्होंने जीता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 2026 कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था, तो आप याद रखेंगे किसने जीता था, तो ये है जादू कुमार, ठीक है। जादू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था सबसे पहले CWG में, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए मेडल जीता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 2026 CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम में प्रवीण चित्रावेल ने किस खेल में सिल्वर जीता, तो इनका पूछ लेंगे अगर, तो आप बताएंगे मेंस ट्रिपल जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अब है जैस्विन शंकर ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा मेडल जीता, तो आप बताएंगे डिकेथलॉन में ब्रॉन्ज, तो डेकेथलॉन में ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने, ठीक है। गुलवीर सिंह ने कौन सा ऐतिहासिक प्रदर्शन किया अभी 2026 के कॉमनवेल्थ गेम में, तो आप बोलेंगे 5000 मीटर में ब्रॉन्ज, और एक ही कॉमनवेल्थ गेम में 2 एथलेटिक्स जिसको आप बोल सकते हो मेडल जीते हैं, जीतने वाला पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। आगे 2026 कॉमनवेल्थ गेम में बॉक्सिंग में भारत का प्रदर्शन कौन सा रहा, तो भारत का प्रदर्शन कैसा रहा इस की बात हो रही है। तो आप देखें, भारत ने 10 बॉक्सिंग मेडल जीते, जिनमें से 7 गोल्ड है। बहुत बड़ी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2026 हॉकी वर्ल्ड कप कब से कब तक है, ये डेट याद रखना, क्योंकि आपके इंटरव्यू के बीच की ही डेट है। 15 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक, है ना, हॉकी वर्ल्ड कप, याद रखना। उसके बाद 2026 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, तो आप बताएंगे कहाँ, वेवरे बेल्जियम, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2026 वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, तो आप बताएंगे एम्स्टलविन नॉर्थरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड में हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। अभी इंडिया पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप मुकाबला क्यों महत्वपूर्ण है, यह दोनों टीम के अगले दौर में पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो चल रहा है उसमें अगले दौर जीतने के लिए, तो ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है भारत पाकिस्तान का, है ना। तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड कप का मुकाबला भी चल रहा है, महत्वपूर्ण मुकाबला किन किन के बीच चल रहा है, भारत पाकिस्तान का अभी का जो मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगले मुकाबले में जाने के लिए। 2026 BWF वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप्स कहाँ हो रही है, तो ये न्यू दिल्ली में हो रही है। BWF का याद रखिएगा आप, ये बैडमिंटन से रिलेटेड एक वर्ल्ड कप चैंपियनशिप होती है। 2026 BWF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की तारीख क्या है, तो 17 से 23 अगस्त आपके इंटरव्यू वाली ही तारीख के बीच में है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना ही पूछ लेंगे, BWF वर्ल्ड कप के बारे में कुछ बताइए, है ना। तो BWF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में कितने प्रमुख डिसिप्लिन्स होते हैं, तो आप याद रखेंगे कितने, 5 तो मेन सिंगल्स होते हैं और वुमेन्स सिंगल्स होती हैं, मेंस डबल्स भी होते हैं और वुमेन्स डबल्स और मिक्स्ड डबल्स भी होते हैं। मतलब 5 होते हैं, जिसमें से कि मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स डबल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2026 में भारत में हो रहे बड़े बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन सी है, तो ये BWF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, जो आपको बता चुका हूँ। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड्स मिला है, तो कितनों को मिला है, 2025 में कितनों को मिला था, 17 खिलाड़ियों को मिला था, याद रखना। 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न को लेकर क्या खास रहा है, इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि 2025 में एक भी किसी को भी नहीं चुना गया, मेजर ध्यान जो खेल रत्न जो पुरस्कार है वो किसी के कोई भी नहीं चुना गया, तो ये काफ़ी खास है कि 2025 में एक को भी नहीं मिला है ना।
भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है। अब ये अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य से आप याद रखिएगा गुरु द्रोणाचार्य जो थे, तो उत्कृष्ट कोच जो ट्रेनिंग देते हैं, अगर कोच का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होता है उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होने वाले? 2030 में आपको पता है हर 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो 2030 वाला कहाँ होगा? हमारे इंडिया में होगा, वो भी अहमदाबाद में, गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2026 में होने वाले एशिया गेम्स कहाँ होंगे? तो एची नागोया जापान में ये एक जगह है, वहाँ पर होने वाले 2026 के, अभी के जो 26 के जापान में होने वाले, और जो 30 का होगा वो हमारे इंडिया में होगा। कहाँ होगा? अभी हाल मैंने बताया अहमदाबाद, गुजरात में। अब पार्ट 2 स्पोर्ट्स के बेसिक जीके जो आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अभी तक आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल डिफाइन नहीं हुआ है, ये आप याद रखिएगा। हॉकी को बोलते हैं लोग पर, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से हम इसको नहीं मान सकते। ठीक है, भारत में हॉकी की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि क्या है? तो ओलंपिक हॉकी में भारत के 8 गोल्ड मेडल, ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है अभी तक। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड किसने जीता? तो याद रखेंगे अभिनव बिंद्रा। एक और बात याद रखिएगा कि हमारे राज्य जो एमपी का राज्य जो गेम है वो कौन है? मलखंभ है, याद रखिएगा, है ना। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक गोल्ड किस खेल में जीता? तो आप याद रखेंगे शूटिंग में जीता था। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जेवलिंग थ्रो, सब जानते ही होंगे इनके बारे में। तो मैरी कॉम किससे संबंधित है? मूवी देखी होगी, बॉक्सिंग से संबंधित है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। साइना नेहवाल किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? चेस से। डी गुकेश को जानते होंगे, चेस से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हैं? तो हॉकी से जुड़े हैं। ठीक है, उसके बाद मीका सिंह, आपने देखा होगा मिखा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो एथलीट्स, ठीक है, भागने वाले वो जो होते हैं, है ना। पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? तो ये भी एथलेटिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कपिल देव क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर बताने की ज़रूरत नहीं, मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है और क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में एक ओवर में कितने लीगल बॉल होती है? ये भी देखिए कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पता नहीं होता किसी को, तो 6 बॉल होती है ना। फुटबॉल में एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेंगे आपसे। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो याद रखिए क्रिकेट और फुटबॉल में 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं। तो याद रखिएगा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तो HFC या CGF जो भी जैसे आप याद रख सकते हैं, याद रख लीजिएगा, इनमें 11 होते हैं। आगे बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 होते हैं। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं। बैडमिंटन में सिंगल और डबल्स में क्या अंतर होता है? तो आप याद रखेंगे सिंगल्स में एक एक खिलाड़ी और डबल में 2 2 खिलाड़ी होते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है। अब यह मैराथन की आधिकारिक दूरी कितनी होती है? तो याद रखेंगे 42.195 किलोमीटर्स आप बोलेंगे, है ना। ओलंपिक गेम्स कितने वर्ष में के अंतराल में होता है? 4 वर्ष के अंतराल में होता है। अब यहाँ थोड़े से स्पोर्ट्स टीम और रूल्स की बात कर लेंगे। तो एथलेटिक्स में 100 मीटर किस प्रकार की रेस है? तो उसको बोलते हैं स्प्रिंट, यानी कि एकदम से भागने वाली रेस होती है जिसको स्प्रिंट रेस बोलते हैं, 100 मीटर की होती है। जेवलिन किस प्रकार का खेल है? तो आप बताएंगे थ्रोइंग इवेंट है, मतलब उसमें भाला फेंका जाता है, जेवलिन थ्रो बोलते हैं उसको। लॉन्ग जंप में खिलाड़ी किस चीज़ को मापता है? तो जंप को मापता है। ठीक है, हाई जंप में किसको मापता है? तो आधिकारिक ऊंचाई को मापता है, हाई जंप में ऊंचाई को, लॉन्ग जंप में जंप को नापता है। ठीक है, अब डैकेथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं? तो 10 इवेंट्स होते हैं। उसके बाद हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? तो 7 होते हैं। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो एक टर्मिनोलॉजी है गेम्स की। अगर ऐसा यूज़ होगा, डैकेथलॉन यूज़ हुआ, तो आपको याद रखिएगा इसमें 10 इवेंट होंगे। इस टाइप की टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखना चाहिए। रिले रेस में बातों का क्या महत्व है? तो रिले रेस में बटन का क्या महत्व है? तो याद रखिए टीम मेंबर्स के बीच रेस की जिम्मेदारी ट्रांसफ़र करने का माध्यम है बटन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फुटबॉल में गोलकीपर का मुख्य काम क्या होता है? तो विपक्षी टीम के गोल करने को रोकना होता है। फुटबॉल में रेड कार्ड का अर्थ क्या होता है? रेड कार्ड का मतलब होता है खिलाड़ी को मैदान से बाहर कर दिया जाता है, इसको रेड कार्ड दे दिया जाता है। क्रिकेट में LBW का फुल फॉर्म क्या होता है? ये हम LBW जानते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं जानते। तो लेग बिफोर विकेट, यानी कि विकेट जो स्टम्प को विकेट बोलते हैं। बिफोर यानी कि उससे पहले अगर लेग आ जाए, पैर आ जाए, तो उसको LBW बोलते हैं। तो लेग बिफोर विकेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में हैट्रिक क्या होती है? तो हैट्रिक यानी कि लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट लेना, वो हैट्रिक कहलाती है। अब ये हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर क्या होता है? तो एक कुछ निश्चित फॉल अटैकिंग टीम को मिलने वाले सेट प्ले, उसको हम बोलते हैं। बैडमिंटन में शटल लॉक किससे बना होता है? तो आप सामान्य फेदर से बना होता है, और उसके बाद सिंथेटिक मटेरियल भी यूज़ होने लगा है आजकल। फेदर हट चुका नहीं, यूज़ आता है पर, लेकिन सिंथेटिक मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। टेनिस में लव का अर्थ क्या होता है? तो आप याद रखेंगे 0। ठीक है, जब 0 रहती है अगली उसके, तो उसको लव बोलते हैं।
चेस में चेकमेट क्या होता है? तो ऐसी स्थिति जिसमें किंग के पास बचने का कोई लीगल मूव नहीं रहता, उसको चेकमेट बोलते हैं। बॉक्सिंग में नॉकआउट क्या होता है? जब खिलाड़ी निर्धारित समय में मुकाबला जारी रखने में असमर्थ होता है तो नॉकआउट दे दिया जाता है। अब रेसलिंग में पिन फॉल का क्या अर्थ है? तो एक प्रतिद्वंदी के दोनों शोल्डर्स को निर्धारित तरीके से मैट पर कंट्रोल करना, मैट पर यानी कि नीचे ज़मीन पर जो मैट पे कंट्रोल कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल या पिन बोलते हैं। अब स्विमिंग में फ्री स्टाइल क्या होता है? ऐसी स्ट्रोक कैटेगरी जिसमें सामान्य स्विमर किसी भी स्ट्रोक का उपयोग कर सकता है, ठीक है। स्पोर्ट्स में वार्म अप क्या होता है? तो वार्म अप जो पहले की हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि इंजरी ना हो, उसको वार्म अप बोलते हैं। कूल डाउन क्या होता है? जब हम कोई भी गेम खेल लेते हैं तो खेलने के बाद जब हम धीरे धीरे शरीर को सामान्य अवस्था में लाते हैं उसको कूल डाउन बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एमपी स्पोर्ट्स स्पेशल जो आपसे पूछ सकते हैं, तो कुछ सवाल मैं लाया हूँ तो मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण होंगे। तो मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट किस नाम से जाना जाता है? ये आपसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट, तो डायरेक्टरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध शूटिंग एकेडमी कहाँ है? तो आप बताएंगे भोपाल। मध्य प्रदेश की एथलेटिक्स एकेडमी कहाँ है? तो आप बताएंगे भोपाल। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध हॉकी एकेडमी कहाँ है? तो आप बताएंगे भोपाल। मध्य प्रदेश की बॉक्सिंग एकेडमी कहाँ है? तो आप बताएंगे भोपाल। मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट कुछ ऐसे एकेडमी की बात आए तो आपको अगर नहीं पता है तो कोशिश करिएगा कि आप भोपाल का बताएं। अगर आप डाउट हो रहा है तो बताएं, जबरनी हर चीज़ को भोपाल का नहीं बता देना है। वैसे ऑलमोस्ट चीज़ें राजधानी में होती है तो ये एक आपको बेनिफिट मिल सकता है। एमपी में 2026 नेशनल कैनॉन स्प्रिंट चैंपियनशिप में कैसा प्रदर्शन किया? तो क्या है, नेशनल कैनॉन स्प्रिंट में कैसा प्रदर्शन किया? तो एमपी ओवरऑल चैंपियन रहा है और इसने कितने 39 मेडल्स जीते हैं, याद रखना है ना। एमपी के 2026 का जो नेशनल कैनियो स्प्रिंट चैंपियनशिप रहा था उसमें एमपी ने ओवरऑल कितने 39 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। आगे, एमपी के समरदीप सिंह ने 2026 में कौन सी उपलब्धि हासिल करी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीतकर एशियन गेम के लिए क्वालिफाई हुए हैं, इनका यह नाम याद रखना। अब ये नितिका आकरे ने 2026 नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखिएगा। एमपी के मोहम्मद कानून डेट किस टीम के लिए सेलेक्ट हुए हैं? तो आप याद रखेंगे इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम के लिए सेलेक्ट हुए हैं। खेलो इंडिया खेलो ट्राइबल्स गेम 2026 में एमपी में कुल कितने मेडल्स जीते हैं? तो 8 मेडल्स जीते हैं, याद रखना। एमपी के स्पोर्ट्स एकेडमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तर प्रशिक्षण देना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि स्पोर्ट्स एकेडमी का मोटो क्या है, तो आपको ये बताना है। खेलो इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप बताएंगे ग्रास रूट स्तर से खेल प्रतिभाओं को विकसित करना, ये खेलो इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। फिट इंडिया मूवमेंट्स क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो आप बताएंगे लोगों में फिटनेस और एक्टिव लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना, ये फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा रहा है। स्पोर्ट्स में एमपी पुलिस की भूमिका क्या हो सकती है? ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपके पुलिस बैंड से रिलेटेड इसलिए करके जोड़े हैं क्योंकि वो स्पोर्ट्स का अगर उन्हें पूछना होगा तो हो सकता है आपके बैंड से रिलेटेड ही करके पूछ लें वहाँ स्पोर्ट्स मेंबर जो होंगे, तो आप उलझे ना, इसलिए कुछ सवाल ऐसे भी लिए 10-15 सवाल जिससे आपको और सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में एमपी पुलिस की भूमिका क्या हो सकती है? तो खिलाड़ी और खेल आयोजनों में की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये महत्वपूर्ण हो सकती है। अब पुलिस पर्सोनल के लिए स्पोर्ट्स क्यों महत्वपूर्ण है? इसका पुलिस पर्सन होगा ये, एक मिनट, पुलिस पर्सन के लिए स्पोर्ट्स क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप बताएंगे फिटनेस, स्टेमिना, डिसिप्लिन, टीम वर्क बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपके पुलिस बैंड से कनेक्ट करके कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो एक पुलिस बैंड के लिए फिजिकल फिटनेस क्यों ज़रूरी है? तो लंबे समय तक मार्चिंग, स्टैंडिंग और परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है, आप ये बता सकते हैं। मार्चिंग में सबसे ज़रूरी फिजिकल क्वालिटी क्या है? तो आप याद रखेंगे स्टेमिना और कोऑर्डिनेशन। बैंडमैन के लिए टीम वर्क और स्पोर्ट्स में क्या समानता है? तो दोनों इंडिविजुअल स्किल्स है और टीम कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है दोनों में। परेड में टेम्पो बनाए रखने के लिए फिटनेस क्यों ज़रूरी है? तो थकान के बावजूद टाइमिंग और कैडेंस ना बिगड़े इसलिए ज़रूरी है। लंबे समय तक ड्रम बजाने के लिए कौन सी फिजिकल क्षमता महत्वपूर्ण है? तो रिस्ट, आर्म्स और शोल्डर का एंड्योरेंस, शोल्डर की यानी कि जो क्षमता है वो इंपॉर्टेंट है ताकि रिस्ट को सपोर्ट मिलता रहे और आर्म्स को प्रॉपर वो सपोर्ट मिलता रहे। आगे बढ़ेंगे, मार्चिंग के दौरान हाइड्रेशन क्यों ज़रूरी है? शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए ज़रूरी है। परफॉर्मेंस से पहले स्ट्रेचिंग वार्म अप क्यों का क्या लाभ है? तो मसल्स परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाती है, तैयार करना होता है इसलिए स्ट्रेचिंग की जाती है। यदि आप बहुत थक जाए तो क्या टीम से पीछे हटेंगे? ये सब पूछ सकते हैं, ये भी स्पोर्ट्स रिलेटेड ही सवाल है। तो आदेश और परिस्थिति के अनुसार जिम्मेदारी निभाते हुए उचित तरीके से रिपोर्ट करूंगा। स्पोर्ट्स में पुलिस बैंडमैन में कौन सा गुण सबसे अधिक विकसित होता है? तो डिसिप्लिन और टीम वर्क, ये तो याद रखना है। डिसिप्लिन और टीम वर्क आपको कहीं समझ में ना आए तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं, अगर वो पर्टिकुलर इस रिलेटेड बात करें, आपसे गुण की बात करें तो ये गुण सबसे महत्वपूर्ण है, डिसिप्लिन और टीम वर्क एज अ पुलिसमैन, पुलिस भर्ती में।
यदि आपका साथी स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी में कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे, उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा बल्कि प्रैक्टिस में उसका सहयोग करूंगा, ये आप बोल सकते हैं। हारने के बाद खिलाड़ी की सही मानसिकता क्या होनी चाहिए, हार से सीख कर अगली तैयारी बेहतर करना, यह उसकी मानसिकता होना चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, तो आप बताएंगे नियम, विरोधी और खेल भावना का सम्मान करना, यही है स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका सीनियर स्पोर्ट्स में आपसे कमज़ोर है तो आप उन्हें नीचा दिखाएंगे, ये वही चीज़ सीनियर जूनियर ईगो वाली बात, तो नहीं सर, स्किल्स अलग हो सकती है लेकिन सीनियर का सम्मान और डिपार्टमेंट डिसिप्लिन सर्वोपरि है ना। पुलिस बैंडमैन के लिए स्पोर्ट्स में से सबसे बड़ी सीख क्या है, तो डिसिप्लिन, टीम वर्क, फिटनेस और प्रेशर में परफॉर्मेंस करना, ये सबसे बड़ी वो है। यदि बोर्ड आपसे पूछे आप स्पोर्ट्स को पुलिस बैंडमैन की नौकरी से कैसे जोड़ते हैं, तो आप बताएंगे सर स्पोर्ट्स ने मुझे फिटनेस, डिसिप्लिन, टीम वर्क और प्रेशर में अपना बेस्ट देने की आदत सिखाई है और यही गुण पुलिस बैंडमैन की जिम्मेदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बात करूँ, जो मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये जो भी बच्चा अगर जिसने भी राज्य स्तर या फिर संभाग स्तर में कहीं भी खेला हुआ कुछ भी स्पोर्ट्स और वो पुलिस भर्ती में पहुंच चुका है इंटरव्यू के लिए बैंड भर्ती में, उससे 110% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुलिस बैंडमैन के लिए स्पोर्ट्स से सबसे बड़ी सीख क्या है ना। नहीं, ये वाला पूछा जाएगा यदि बोर्ड आपसे पूछे या आप स्पोर्ट्स को पुलिस बैंडमैन की नौकरी में कैसे जोड़ते हैं, ये वाला तो पूछा जाएगा आपसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए जो बंदा अच्छे लेवल में खेल चुका है स्पोर्ट्स और उसने मेंशन भी किया है अपनी हॉबीज़ में, तो उसको इसका तैयार करके जाना, अपनी लैंग्वेज बना लेना अच्छे से। ये मैंने आपको एक शॉर्ट आइडिया दे दिया कि आप ऐसे बोल सकते हो। और अगर मेरी नज़र से आप पूछो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ है जिनका 20 तारीख को इंटरव्यू है, एकदम से ये चीज़ें नहीं करना चाहते, इतना नहीं पढ़ना चाहते, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो आप 1 से 15 तक जो क्वेश्चन है ओलंपिक वाले वो तो कर ही लेना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आपको करना ही है। उसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ, 16वें नंबर का क्वेश्चन भी अच्छा है, 19वें नंबर का, 20, 25वें नंबर का, 76 और लास्ट का ये 100वें नंबर का। ये कुल मिला के 15 क्वेश्चन है। अगर मैं आपको 15 क्वेश्चन बताऊँ तो 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15 है ना। उसके बाद 16, 19, 20, 25, 76, 100, ये आपके 15 क्वेश्चन है, ये तो कर ही जाना। हो सकता है कहाँ का क्वेश्चन कब पूछ ले और आपका काम बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।